आज हम लोग माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इसकी बात करेंगे। मैंने आप लोगों को एक माल एब्जॉर्प्शन पे ई पाठशाला का एक वीडियो भी भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। उसी अपने सिलेबस में जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंडर जितनी भी डिसीजेस हैं उसको फिर आज अपन डील करेंगे। ये जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहता है, जैसा कि नाम है माल एब्जॉर्प्शन, तो ये जो सिंड्रोम रहता है इसके बारे में पूरा डिटेल है यहाँ पर। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रेफर्स टू ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन नॉट एब्जॉर्ब सर्टन न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स। जैसा कि नाम ही है कि एब्जॉर्प्शन जहाँ पर गड़बड़ा गया वो कंडीशन कहलाती है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। और इसके जो डिसऑर्डर्स है ये इसके अंतर्गत इसके कारण न्यूट्रिएंट्स और जो फ्लूइड्स है उनका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और ये इसके जो कारण है क्या क्या है वो जनरल बता रही हूँ मैं, क्योंकि अपने सिलेबस में खासतौर डिसीज़ के बारे में है, पर मालूम होना चाहिए कि माल एब्जॉर्प्शन क्या है, इसलिए ये देखिए। और उसके साथ ही साथ वो ई पाठशाला का जो मैंने आप लोगों को ये भेजा है उसको भी आप लोग देखना। अब इसमें जो पॉसिबल कॉजेस है उसमें क्या क्या है, तो फर्स्ट तो है कि डैमेज टू इंटेस्टाइन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा एंड सर्जरी। तो ये जितने भी कारण हैं उसके कारण जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है, और जब वो डैमेज हो जाएगी तो नेचुरल है कि माल एब्जॉर्प्शन जो है, नाम दिया मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, लेकिन एब्जॉर्प्शन न होने का एक और कारण रहता है कि डाइजेशन भी नहीं हुआ, तो इसलिए माल एब्जॉर्प्शन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए इसमें क्या देखा गया है कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा या सर्जरी हो जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ उसके जो विलाय रहते हैं वो विलाय से ही एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो जब डैमेज होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और वो इन चारों कारणों से एक तो देखा जाता है। दूसरा, इसके अलावा प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिसिन हैं इस टाइप की, वो जब लंबे समय तक ली जाए तो उससे भी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो ख़राब हो जाता है, और उसके कारण फिर ये कंडीशन देखी जाती है। इसी तरह से कई सारे डिसीज़ हैं और उन डिसीज़ में भी माल एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो डिसीज़ है वो कौन कौन सी है, तो सीलिएक डिजीज़, क्रॉन्स डिसीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेनक्रियाटाइटिस और भी IBS, ये सब चीज़ें इसके अंडर डिसीज़ बहुत सारी हैं जिसमें ये कंडीशन होती है। इसके अलावा लैक्टेज डेफिशिएंसी यदि हो जाए, ये जो लैक्टेज एंजाइम है ये क्या करता है कि जो लैक्टोज है उसका डाइजेशन करेगा और उसके बाद ही फिर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो कई लोगों में ये एक तरह का जो लैक्टेज है दोनों तरह का हो सकता है, मतलब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है उसमें, और ये भी हो सकता है कि लैक्टेज जो है उसकी डेफिशिएंसी होने लग जाए और उसके कारण से लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन जो है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होना जो कि इनबॉर्न है और लैक्टेज डेफिशिएंसी हो जाए, इन दोनों ही कारणों से माल एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी होते हैं और उसके कारण भी माल एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, जैसे जो पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हो जाए और ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन दिया जाता है, तो ऐसे रेडिएशन के समय भी कई बार क्या देखा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नॉर्मल सेल्स के साथ साथ वो भी डैमेज हो जाती है, तो इसके कारण भी ये माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी तरह से जो GIT ट्रैक्ट है उसके जो एंजाइम्स है उनमें भी यदि किसी कारण से डेफिशिएंसी हो जाए या प्रॉपर अमाउंट में वो सिक्रेटी ना हो पाए, अर्थात डेफिशिएंसी हो गई या उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसके कारण भी माल एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। अब ये जब माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब उससे होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं जो कि अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से 3 है, स्प्रू, दूसरा है स्टिटोरिया और तीसरा है GIT एंजाइम डेफिशिएंसी। इस तरह से ये जो 3 डिसीज दी है उनको हम लोग डील करेंगे। अब अपन आते हैं स्प्रू के ऊपर।
जैसा कि अभी हमने सुना कि माल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम है उसमें स्क्रू एक देखा जाता है डिसीज़। अब ये जो स्क्रू डिसीज़ है ये भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी इसमें अफेक्टेड रहती है और एक क्रॉनिक डिसीज़ है। और इसके दो टाइप्स है, नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू और एक है ट्रॉपिकल स्क्रू। नॉन ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, इसमें जैसे पहला नाम मैंने लिया है नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू, उसके बारे में डील करते हैं। नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू जो रहता है उसके भी और नाम है, जैसे एक है सीलिएक डिसीज़, दूसरा इसका नाम है ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। अब ये जो दोनों नाम है या यह नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू नाम दिया हुआ है, इस तीनों के का मतलब क्या? तो नॉन ट्रॉपिकल है मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक माल एब्जॉर्प्शन है, वो कहलाता है नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू। अब इसी तरह से सीलिएक डिसीज़ भी इसका नाम है और दूसरा ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। नॉर्मली ये जो ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी या सीलिएक डिसीज़ के नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है। जैसा कि नाम है ग्लूटेन सेंसिटिव, तो इसमें जो ग्लूटेन है प्रोटीन, उसके लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उसके कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अफेक्ट हो जाती है और इसलिए इसको कहा जाता है ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। अब ये जो डिसीज़ है नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू, इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो नॉर्मली इसके दो कॉजेज़ हैं। एक तो है जेनेटिक फैक्टर। ये जो जेनेटिक फैक्टर है ये मेन कॉज देखा जाता है। होता ये है कि जो बॉडी के अंदर जो टी सेल्स रहते हैं जिसके कारण कि इम्यून सिस्टम अपनी मेंटेन रहती है, तो ये टी सेल जो मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो जो रहता है ग्लूटेन के लिए प्रॉपर नहीं रह पाता और इनएप्रोप्रिएट टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होने के कारण जो ग्लूटेन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही वो रहता है। और मतलब वो इनडाइजेस्टेड टी सेल के कारण नहीं होता, पर जो इनडाइजेस्टेड ग्लूटेन रहता है, मतलब जब जैसे भी अपन ने फूड खाया और उसमें ग्लूटेन है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, पर वो ग्लूटेन जो रहेगा उसके लिए ये जो टी सेल्स रहती हैं ये क्या हो जाती है, इनमें एक तरह का इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट, मतलब इसी ग्लूटेन को ही मान लेते हैं एंटीबॉडी और उसके अगेंस्ट फिर वो एक्ट करने लगता है। इसलिए ये वाला जेनेटिक, और ये होता क्यों है तो जीन्स में गड़बड़ी आने के कारण, इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। उसी तरह से दूसरा जो है वो इम्यून कंपोनेंट में जो एंटीबॉडीज़ है वो भी ऐसी ही हो जाती है, टी सेल के कारण तो एक हो ही रहा है, दूसरे कुछ ऐसी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आ जाती है जो कि डाइटरी प्रोटीन को के लिए इंटॉलरेंस डेवलप कर देती है। तो इस तरह से ये दो कारण से ये स्क्रू देखा जाता है नॉन ट्रॉपिकल। तो मेन इसमें व्हीट, बार्ली और जो राई, ये जो तीन तरह के जो सीरियल्स हैं, उन तीन सीरियल्स में मेनली ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है और वो जो ग्लूटेन प्रोटीन रहता है वो फिर ऐसे पर्सन्स को नुकसान पहुंचाता है। अब क्या नुकसान पहुंचाता है ये, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अपन देख रहे हैं कि क्या नुकसान इससे होता है। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो तब पहला तो जो स्मॉल वोवेल है उसमें डैमेज होने लगता है। अब ये स्मॉल वोवेल में क्या डैमेज होता है, तो सबसे पहले तो रहता है कि एट्रोफी एंड फ्लैटनिंग ऑफ विलाय, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय रहती हैं और वो विलाय एक तो कम हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। जब ये दोनों कंडीशन हो जाए, विलाय जो रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका काम ही रहता है कि वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाए, और आपने देखा होगा कि जो विलाय रहती है वो जैसे फिंगर लेग स्ट्रक्चर रहता है, तो वो फिंगर लेग होने के कारण ऑटोमेटिकली क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। तो पहला तो ये हो जाता है कि विलाय फ्लैटनिंग हो गई, मतलब उसमें जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर था वो फ्लैट होने लग गया, और साथ ही साथ एट्रोफी मतलब कमी भी हो गई। तो ये दोनों कारणों से ऑटोमेटिकली जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाएगा। तो ये एक तो इसमें देखा जाता है।
इसका एक मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी फिर आप लोगों को। फिर उसी तरह से इसके कारण क्या हो गया कि रिड्यूस्ड एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तीसरा हो गया कि सेल्यूलर डेफिशिएंसी ऑफ डाइसैकेराइडेज एंड पेप्टाइडेज। और साथ ही साथ में जो इंटेस्टाइन है उसमें जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो एंजाइम जब सिक्रीशन भी कम हो गया तो नेचुरल है कि डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। और डाइजेशन ही नहीं हुआ तो वो वापस से जो ग्लूटेन प्रोटीन था, इनडाइजेस्टेड ग्लूटेन, उसके लिए टी सेल्स क्या करेगी, अलग तरह से मतलब ऐसे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन उसमें देखा जाएगा। तो इस तरह से ये एक कारण भी देखा जाता है। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण में रिड्यूस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कैरियर। जो एब्जॉर्प्शन करने के बाद ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए रहते हैं, जिसको अपन ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। और वो भी कम होने के कारण नेचुरल है कि जो स्मॉल जो बोवेल है उसमें डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एक कंडीशन भी इसमें देखी जाती है। अब मैं आप लोगों को एक इसका चित्र है वो दिखाती हूँ। इसमें आप लोग देखो, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है कि ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो इंटेस्टाइन में एक ऐसा गोला बनाया हुआ है, गर्भ बनाया हुआ है, इसी को यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। तो जब नॉर्मल रहता है तो ये जो विलाय है, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, फोकसिंग प्रॉब्लम आ रही शायद। ये देखिए आप दिख रहा है कि ये इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, यहाँ लिया उन्होंने और उसी को हाईलाइट करके यहाँ दिखाया है कि इंटेस्टाइनल विलाय है। तो उसका टीएस निकाला, इसमें ये ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक मतलब ऐसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इसमें। और इधर वाली जो लेयर है जिसमें कि ग्लूटेन एंटेरोपैथी वाला जो कंडीशन आ गई, मतलब नॉन ट्रॉपिकल स्क्रू हो गया, तो ऐसे समय में ये जो अंदर वाली लेयर है ये एकदम से फ्लैट और गोल दिख रही है। इसमें थोड़ा सा विलाय दिख रहे हैं, ये देखिए अब आप लोग। तो ये डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि विलाय यहाँ जब एंटेरोपैथी हो जाती है तो कैसे फ्लैटनिंग देखी जाती है। ये कंडीशन इसमें होती है। अब हम पर आते हैं कि इसके अलावा और क्या देखा जाता है कि पहला पैथोलॉजी में तो अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट देखा, अब दूसरा और क्या इफेक्ट हुआ, तो ये जो इफेक्ट रखा है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हैं। अब ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इफेक्ट में क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले तो एनीमिया होने लग जाता है, बोन लॉस हो जाता है, मसल वीकनेस, पॉलीन्यूरोपैथी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, ये सब कंडीशंस इसमें दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसके सिम्टम्स, कि जब ये स्क्रू हो जाए नॉन ट्रॉपिकल वाला तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो पेल, लूज, ग्रीजी स्टूल्स। तो जो इसमें नेचुरल है कि जब प्रॉपर एंजाइम्स नहीं फॉर्म हो पाएंगे, डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा, तो डायरिया वाली कंडीशन आएगी और उस समय ये कंडीशन खासतौर से देखी जाएगी। इसलिए पेल, लूज, ग्रीजी स्टूल दिखाई देते हैं, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है,
मतलब मरोड़ आती है। फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये भी देखा जाता है। इसके बाद में सोर माउथ और लिवर डिसीज भी देखी जाती है। इसमें एनीमिया हो जाता है पर्सन को। अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये जो अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, कॉपर, जिंक और विटामिन के, इन सब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन ही है, इसलिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और इसलिए ये कंडीशन इसमें देखी जाती है। अब इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, तो बोन एंड मसल वीकनेस हो जाती है। नेचुरल है कि कैल्शियम, विटामिन डी की जब कम होगा तो अपने आप ही बोन और मसल वीकनेस होगी, साथ ही साथ जॉइंट पेन भी देखा जाएगा। इसके अलावा टिंगलिंग एंड नमनेस, ये वाला जो साइन रहता है, ये बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी भी होने लग जाती है और नर्वस जो सिस्टम है उस पर भी अफेक्ट आने लगता है। इस कारण से ये डिसीज होती है। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी देखी जाती है और ग्रोथ फेल्यूर की कंडीशन भी इसमें आती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो चुके हैं और उसी का असर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पे भी पड़ता है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस हो जाता है। फॉलिकुलर डर्मेटाइटिस में क्या क्या देखा जाता है, तो एक तो फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, जो कि अपन ने जो पैथोफिजियोलॉजी में भी देखा था। ये तो आप सबको मालूम होगा कि जब डेफिशिएंसी होने लगती है तब जो क्रिएटिन प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में सिक्रेट होने लग जाता है और जो भी फॉलिकल्स है, मतलब हेयर जो रहता है उसके चारों तरफ ऐसे राउंड शेप में क्रिएटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है और स्किन जो रहेगी वो नॉर्मल नहीं रहेगी, स्मूथ। तो उस तरह की कंडीशन फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस कहलाती है। इसके अलावा इचिंग भी आने लगती है स्किन में, खुजली होना, तो वो भी एक कंडीशन इस डर्मेटाइटिस में देखी जाती है। कई बार क्या देखा जाता है कि डेवलप ऑटो इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है और उसके कारण कई बार डायबिटीज़ टाइप 1 या जो कैंसर है ये भी देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि इस कंडीशन को लाइटली लिया जाए और व्यक्ति इसको प्रॉपर डाइट न लिया जाए तो उसमें डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए इस डिसीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब आता है इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। अब मैनेजमेंट की दृष्टि से जब अपन देखते हैं तब इसका जो मैनेजमेंट है उसमें मेडिकल मैनेजमेंट आता है एक तो, और न्यूट्रिशनल दूसरा खास। जो मेडिकल मैनेजमेंट रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि मेडिकल मैनेजमेंट में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं और उसका कारण ये रहता है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरिया बार बार हो रहा है इसलिए, क्योंकि ये डिजीज़ भी क्रॉनिक है। फिर दूसरा इसमें विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन ये देना भी उनको ज़रूरी रहता है, इसलिए वो विटामिन मिनरल सप्लीमेंटेशन भी देते हैं और साथ साथ कैल्शियम एंड विटामिन डी का एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, क्योंकि बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो इस कारण से ये तीनों चीज़ें मेडिकल सुपरविज़न में की जाती है। और इसके बाद जो खास है, जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है, वो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये डिसीज़ ऐसी है कि ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी है ये पता करने में ही टाइम चला जाता है और इसलिए इस वाले इसमें ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के हिसाब से यदि अपन देखें तो इसमें क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसका डाइटरी प्रिंसिपल पे आते हैं अपन कि डाइटरी प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए। तो इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाता है और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज इन हायर अमाउंट एक्सेप्ट फैट। फैट जो है वो कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फैट डाइजेशन में इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, पर बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ज़्यादा अमाउंट में ही इसको देना पड़ता है। और जो भी डाइट रहेगा वो हमेशा ग्लूटेन फ्री रहेगा, कि जिसमें भी ग्लूटेन है वो सब चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। अब उसके बाद इसमें इसीलिए लिखा है कि डिलीट क्या क्या